पर मालिकाना हक बहुत कम है, और भी जो वहाँ पर समुदाय है उसको भूमि पर मालिकाना हक में कहीं ना कहीं भेदभाव किया है ना, कार्य किया, लेकिन सामाजिक भेदभाव के साथ, जिसने सामाजिक असमानता को। जय हिंद। यदि आप नेपाल की दुर्दशा को देखोगे तो नेपाल से पहले भी क्या है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं लगभग हर जगह पर इस प्रकार का घटना घट चुका है। यदि आप 2021 को यदि देखोगे तो 2021 में क्या है कि अफगानिस्तान का हाल इस प्रकार का रहा, 2021 में ही म्यांमार में इस प्रकार का हाल रहा। यदि आप 2022 पे जाओगे तो 2022 में कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इस प्रकार का घटना घट चुका। उसके साथ ही श्रीलंका में इस प्रकार का घटना घट चुका। 2024 को यदि देखोगे तो 2024 में क्या है कि जो बांग्लादेश का जिस प्रकार का माहौल हमें पिछले वर्ष देखने को मिला, उसी प्रकार का माहौल कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में नेपाल को भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या एक समग्र जो कारण क्या रहा है ना, तत्कालिक कारण जो जेन जी जनरेशन के द्वारा जो वहाँ पर आंदोलन किए गए वह तो एक कारक रहा ही है, लेकिन इसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा है नेपाल में, जिसकी जो कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान में जिस प्रकार का घटना घटा, जिस प्रकार का आंदोलन हुआ, उसका बीज कहीं ना कहीं बहुत पहले ही बो दिया गया था। ठीक है, तो नेपाल को हम लोग तकरीबन जब वह गोरखा राज हुआ करता था तो वहाँ से हम लोग इसे कहीं ना कहीं समझने का प्रयास करेंगे कि गोरखा राज के बाद कहीं ना कहीं पृथ्वीराज शाहू ने उसको जो गोरखा राज का विस्तार किया, उसके बाद वहाँ पर 1768 से लेकर 1990 तक वहाँ पर राजतंत्र स्थापित रहा। उसके बाद 2006 में वहाँ पर कहीं ना कहीं संवैधानिक राजतंत्र को स्थापना हुआ। आखिर यह संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है ना, तो इस तमाम गतिविधियों को हम लोग कहीं ना कहीं समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही जैन जी, उसके बाद जैन अल्फा है ना, जैन बीटा। यदि जैन जी से पीछे जाओगे तो जैन एक्स है ना, जनरेशन एक्स। उससे यदि और पीछे यदि जाओगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रेटेस्ट जनरेशन है ना, बेबी ब्लूमर जनरेशन, ऐसे करके देखने को मिलेगा। अभी इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए एक राज हुआ करता था जिनका नाम था गोरखा राज है ना, एक राज हुआ करता था जिनका नाम था गोरखा राज। और गोरखा राज का स्थापना कहीं ना कहीं द्रव शाह ने किया था है ना। यह 1559 का बात है, जब द्रव शाह ने 1559 में, द्रव शाह एक शासक था, उसने कहीं ना कहीं गोरखा राज्य की स्थापना किया था। उसके बाद इसी का जो वंशज है ना, द्रव शाह का ही वंशज था पृथ्वी नारायण साहू। पृथ्वी नारायण शाह, पृथ्वी नारायण शाह ने क्या किया कि 1768 में, पृथ्वी नारायण शाह ने क्या किया कि 1768 में वहाँ पर गोरखा राज्य का कहीं ना कहीं विस्तार किया, और वहाँ पर जितने भी छोटे छोटे क्षेत्र थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, यानी गोरखा राज्य प्लस जो छोटे छोटे राज्य क्षेत्र जो बचा हुआ था, उसको मिलाकर एक राज्य खड़ा किया जिसका नाम पड़ा नेपाल। और यह वही नेपाल है जो आज अभी जल रहा है। ठीक है, तो आखिर जब पृथ्वीराज साहू ने इसको स्टेब्लिश किया, इसको कहीं ना कहीं राजतंत्र की स्थापना किया 1768 में, जैसे ही इसने नेपाल को बनाया है ना, 1768 में जैसे ही इसने नेपाल को बनाया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राजतंत्र रहा। कब तक रहा? 1990 तक। 1990 तक यदि आप देखोगे तो नेपाल में केवल और केवल क्या था? राजतंत्र था। यह टाइम पीरियड 1990 का बात बता रहा है ना, 1990 का दौर, जहां एक ओर दुनिया में तमाम देश है ना कहीं वह लोकतंत्र की ओर अग्रसर है और एक कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में रहा है। लेकिन 1990 के दशक में जहां नेपाल अभी भी कहीं ना कहीं क्या था कि वह राजतंत्र से प्रभावित था, यानी वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो चुका था। तो जब देश हम लोग का आज़ाद हुआ जैसे 1947 में, तो हमारे यहाँ पर अगल बगल में जितने भी जो देश हैं वह कहीं ना कहीं स्वतंत्र हो चुका था और अपने अपने यहाँ पर अपने तरीके से कहीं ना कहीं लोकतंत्र को भी स्थापित किया। लेकिन जब कोई भी विचारधारा क्या है कि एक समय के साथ फैलता है ना, तो वैसा ही विचारधारा कहीं ना कहीं लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए उसका लड़ाई जो है कहीं ना कहीं 1990 से पहले ही वहाँ पर शुरू होता है। ठीक है, और जब यह मामला बढ़ता है तो 1990 में
1990 में पहली बार नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होता है, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। अब यह संवैधानिक राजतंत्र क्या है? देखिए यहाँ पर क्या है कि राजतंत्र में यदि देखोगे तो राजा प्रमुख होता है ना, उसके अंडर प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होता है और छोटे छोटे अधिकारी होते हैं। यानी सर्वोच्च शक्ति जो होता है वह राजा के पास होता है, वही विधायिका होता है, वही कार्यपालिका होता है, वही न्यायपालिका होता है, ठीक है। लेकिन अभी नेपाल क्या है कि एक राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर अग्रसर होगा और धीरे धीरे होगा, देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए संवैधानिक लोकतंत्र में, संवैधानिक राजतंत्र में क्या हुआ कि यहाँ पर एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे वहाँ की जो राजा था उसने उसको संविधान का नाम दिया, है ना। एक दस्तावेज तैयार किया गया और दस्तावेज में कहीं ना कहीं एक राजा हुआ, ठीक है, एक संविधान हुआ, एक राजा हुआ, एक संविधान हुआ और एक बहुदलीय संसदीय प्रणाली, बहुदलीय संसदीय प्रणाली। बहुदलीय संसदीय प्रणाली का भी विकास हुआ। यानी संसदीय प्रणाली वही प्रणाली है जो हमारे यहाँ पर देश में चलता है। यानी कि चुनाव होता है, चुनाव के बाद जिस भी पार्टी को बहुमत मिले या पार्टी के समूहों को बहुमत मिले, वही कहीं ना कहीं सर्वोच्च सत्ता उसको हासिल होता है। तो राजा का यहाँ पर कार्य क्या रहा और जो संसदीय प्रणाली हुआ इसका कार्य क्या रहा? संसदीय प्रणाली के तहत क्या हुआ? पीएम का नियुक्ति हुआ, ठीक है, और राजा राज्य का प्रमुख रह गया और सरकार का प्रमुख यहाँ पर कौन हो गया? पीएम। लेकिन यहाँ पर अभी आपको वास्तविक रूप से जो शक्ति पीएम को होना चाहिए वह मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि राजा के पास अभी भी यहाँ पर क्या है कि विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार है। कौन से विशेषाधिकार प्राप्त है अभी भी राजा को? क्या है कि वह पीएम को कभी भी हटा सकता है ना। वहाँ पर संसद को वह भंग कर सकता है, कभी भी राज्य में वह आपातकाल लागू कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं पीएम को डायरेक्ट कंट्रोल करने का विशेषाधिकार अभी भी क्या है कि राजा के पास था ही। तो ऐसे में कौन यदि कोई भी यदि पीएम रहे तो वह चाहेगा कि वह राजा से कहीं ना कहीं दुश्मनी मोल ले? वह नहीं चाहेगा, है ना। और इसी का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं जो नेपाल के जो राजा थे उस समय कहीं ना कहीं अपने राजतंत्र को इस बहुदलीय संसदीय प्रणाली के यार्ड में कहीं ना कहीं वह चलाता गया। लेकिन यहाँ पर जो लोगों का जो गुस्सा था वह रुका नहीं और फाइनली आता है 2006। और 2006 में क्या हुआ कि जब यहाँ पर इसने बहुदलीय संसदीय प्रणाली का विकास किया, यहाँ पर संविधान का निर्माण किया, संविधान में जो भी मूलभूत बातें हैं उनको उल्लेख भी किया गया और कहीं ना कहीं यह एक ढांचा क्रिएट हुआ उस देश में, जिस ढांचा के बलबूते पर यहाँ के जो नागरिक थे प्लस जो नागरिक रहे वहाँ के, है ना, जो लोग रहे, उन्होंने मिलकर कहीं ना कहीं 2006 में राजतंत्र को ख़त्म करने का निर्णय लिया। 2006 में राजतंत्र को ख़त्म करने का निर्णय लिया। राजतंत्र से कहीं ना कहीं वह लोकतंत्र की ओर प्रतिस्थापित होने का प्रयास जारी रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि राजतंत्र से अब लोकतंत्र की ओर अग्रसर होना चाहा। और 2006 में जैसे कि राजतंत्र ट्रांसफर होगा किसमें? लोकतंत्र में, केवल घोषणा के माध्यम से होगा, ठीक है। ऐसा कोई दस्तावेज अभी तैयार नहीं हो गया, कोई संविधान नहीं बन गया, ठीक। तो लेकिन जब ऐसा घोषणा हो रहा था कि राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर हम लोग, अब यह जो देश है वह कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश होगा, धर्मनिरपेक्ष देश होगा, है ना, एक लोक कल्याणकारी देश होगा। तो ऐसा केवल क्या हुआ कि वहाँ पर व्याख्या हुआ, ठीक है, केवल घोषणा हुआ। कहीं ना कहीं संविधान में जब तक मूलभूत सिद्धांतों को, मूलभूत बातों को जब तक लिख नहीं दिया जाए तब तक वह स्वीकार्य उस देश में नहीं हो सकता है। और बात यहाँ पर अड़ गया किसमें? संविधान को लेकर। जब संविधान की बात हुआ, तो संविधान सभा का गठन की बात हुआ और संविधान सभा उस समय जो अंतरिम संविधान सभा के तौर पर जो कार्य कर रहे थे वहाँ के जो भी व्यक्ति थे, उन्होंने कहीं ना कहीं संविधान को बना नहीं सका, संविधान को वहाँ पर कहीं ना कहीं सुचारू नहीं हो पाया। कुछ आंतरिक गतिविधि रहा होगा, कुछ गतिरोध रहा होगा, जिसके कारण से यह कार्य नहीं हो सका। लेकिन एक मुख्य कार्य यहाँ पर किया गया था, दो कार्य किए गए थे।
कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, यानी यहाँ का जो अंतरिम संविधान सभा था, जो कार्य कर रहा था राजतंत्र से लोकतंत्र को प्रतिस्थापित करने में, राजतंत्र कन्वर्ट होगा किसमें, लोकतंत्र में। और वहाँ पर जो लोग थे, है ना, जो भी वहाँ पर राजनेता लोग थे, है ना, जो भी विशेषज्ञ थे, उन्होंने दो कार्य जो मुख्य कार्य किया हुआ था कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, और जब तक कि 1990 के दस्तावेज की जगह पर 1990 के दस्तावेज की जगह पर जब तक कोई नया संविधान नहीं बन जाता, है ना, जब तक कोई नया संविधान नहीं बन जाता, तब तक क्या होगा कि जो कार्यकारी शक्तियाँ है, जो राज्य का कार्यकारी शक्तियाँ है, वह राजा के पास ना होकर किसके पास होगा, पीएम के पास होगा। ठीक है, यानी जो विशेषाधिकार यहाँ पर राजा को मिला हुआ था 1990 में, उस विशेषाधिकार का कहीं ना कहीं यहाँ पर खात्मा कर दिया जाता है 2006 के तहत। और यहाँ पर अब यहाँ के लोगों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं अब हमारा देश एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में तब्दील होगा। आज नहीं हो, 2 साल के बाद हो, 1 साल के बाद हो, कहीं ना कहीं वह हो ही जाएगा। फिर आगे समय बढ़ता है ना, दौर गुजरता है, आता है 2008। 2008 में क्या होता है कि वहाँ पे चुनाव होता है, चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद सरकार बनता है। ठीक है, सरकार बनने के बाद जब संविधान की बात आता है, यहाँ पर क्या बोला गया था कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, ठीक है, जब तक 1990 की जो दस्तावेज है, यहाँ पर 1990 का जो दस्तावेज है उसकी जगह पर कोई संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक क्या है कि कार्यकारी शक्तियाँ किसमें निहित होगा, प्रधानमंत्री में। और 2008 में चुनाव होता है, 2008 में क्या होता है, चुनाव होने के बाद सरकार बनता है, लेकिन यहाँ पर संविधान पर कोई सहमति नहीं हो पाता है। ठीक है, संविधान पर किसी प्रकार का कोई सहमति नहीं हो पाया, यानी राज्य केवल घोषणाओं के आधार पर कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, लोक कल्याणकारी राज्य है, लोकतंत्र स्थापित हो गया केवल घोषणा के माध्यम से। और एक अस्थिर राज्य के तौर पर यह कहीं ना कहीं राजतंत्र और लोकतंत्र में कभी झुकाव लोकतंत्र की ओर होता था, कभी झुकाव राजतंत्र की ओर होता था, ऐसा ही यह चलता रहा। और जो राजा था यहाँ पर, मान लीजिए राजतंत्र में जो राजा रजवाड़ी के वंशज थे, वो भी कहीं ना कहीं चुनाव में भाग लिए होंगे, है ना, उन लोग भी अपना प्रभाव को कहीं ना कहीं वह बढ़ाने का प्रयास करता होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो चुपचाप बैठ गया होगा। अब आता है बारी 2015 का। 2015 में ये जो संविधान 2008 में नहीं बन सका, जो 2008 में संविधान नहीं बन सका, 2015 में एक नया संविधान यानी दस्तावेज नेपाल ने कहीं ना कहीं इसे पारित किया संसद के माध्यम से। और इसी वर्ष क्या हुआ कि संविधान देश में कहीं ना कहीं लागू हुआ। ठीक है, चुनाव हो गया कहाँ, 2008 में, सरकार बन गया 2008 में, और ऐसा ही कहीं ना कहीं ढांचा चलने लगा, संविधान बन गया। ठीक है, संविधान के माध्यम से वहाँ के लोग कहीं ना कहीं नियंत्रित होने लगे, उनको कुछ मूलभूत अधिकार मिला। ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्णन हुआ, यानी कुल मिलाकर जो एक लोक कल्याणकारी राज्य का जो परिकल्पना किया गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य का परिकल्पना किया गया, है ना, वैसा ही ढांचा कहीं ना कहीं नेपाल ने क्रिएट कर लिया 2015 तक। तो यहाँ पर अब लोगों को लगने लगा कि अब कहीं ना कहीं दुनिया के उन तमाम देशों में कहीं ना कहीं नेपाल भी अब एंट्री कर चुका है, जो कि एक शान से कह सके कि हमारे यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र का यदि वास्तविक कत्लेआम होता है तो वह 2008 से लेकर 2022 का चुनाव और जो भी 2025 में जिस प्रकार का माहौल हुआ, उसका वास्तविक जो रूपरेखा है, जो जेनजी जनरेशन जिसको बोलते हैं अभी हम लोग, तो जेनजी जनरेशन का जो आंदोलन हुआ, उसके पीछे केवल एक कारण नहीं था कि वह कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिए, और उसी के तहत क्या हुआ कि यहाँ पर जाकर एक बड़ा सा विद्रोह हुआ, है ना, उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों का जान गया, है ना, काफ़ी धन का नुकसान हुआ। ऐसा नहीं हुआ, 2015 में जैसे ही संविधान बना, यहाँ के लोगों की उम्मीद बढ़ा, है ना, कि अब हमारे के लिए कुछ अच्छा कार्य किया जाएगा। लेकिन 2008 से लेकर जब समय बीता आगे, 2022 में भी यहाँ पर क्या है कि इलेक्शन हुआ, और जैसे ही 2025 आता है, यदि अब 2008 से लेकर इस दौर को देखोगे तो यह करीब 15 वर्ष का रहा। कितने का रहा? 15 वर्ष का। और इस 15 वर्ष में कहीं ना कहीं सरकार बदल गया कितना बार?
12 बार। अब बताइए कि 5 वर्ष का कार्यकाल है ना, कम से कम 3 सरकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 12 बार सरकार बदला, यानी 1 साल में सरकार बदल जाता था, 1.5 साल में सरकार बदल जाता था, है ना, 2 साल में सरकार बदल जाता था। यानी कुल मिलाकर यदि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता का दौर से नेपाल गुजरना शुरू हो गया। कब? 2008 से ही। ठीक है, जो सपना यहाँ के नागरिकों ने जो सोचा था, जिस प्रकार का उन्हें उम्मीद था सरकार से, वह कहीं ना कहीं चकनाचूर होना शुरू हुआ 2008 से लेकर 2025 के बीच में। अब मान लीजिए कि कहीं पर राजनीतिक अस्थिरता रहता है तो वहाँ पर जो सत्ता में जो लोग होते हैं वह कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने पर ही बचे रहते हैं। ठीक है, अपनी कुर्सी को ही, अपने सत्ता पर ही ध्यान रहता है, उसको लोगों का चिंता नहीं रहता है। ठीक है, और ऐसे में एक और कार्य होता है कि यदि वहाँ पर कोई गलती हो रहा है ना, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? 15 साल के कार्यकाल में 12 बार सरकार बदल गया था, अब इसे किसको बोलोगे? मान लीजिए कि 5 साल का कार्यकाल, जैसे अभी वर्तमान में यदि कोई किसी प्रकार का यदि गलती होता है तो अभी जो केंद्र में सरकार है उसके खिलाफ हम लोग नाराबाजी कर सकते हैं या उसको हम लोग दोष ठहरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप किसी दोष ठहराओगे? है ना, 15 वर्ष में 12 बार सरकार बदल गया यदि, और उसमें आपस में क्या है कि सहमति भी नहीं हो पाता था। तो ऐसे बदहाल राजनीतिक व्यवस्था ने कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिरता को कहीं ना कहीं जन्म दिया, है ना। तो राजनीतिक अस्थिरता ने कहीं ना कहीं जन्म दिया, और राजनीतिक अस्थिरता ने कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित किया, वहाँ के आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया, वहाँ के धार्मिक गतिविधियों को प्रभावित किया, यानी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था यहाँ पर। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता तो था ही। ठीक है, और यहीं पर जो 2015 का जो संविधान बना, संविधान के जस्ट बाद ही जो पहला प्रधानमंत्री बना केपी शर्मा ओली जो थे, पहली बार नया संविधान के साथ वही पीएम बनते हैं, कहाँ? नेपाल का। ठीक है, और अभी भी वही है, बीच में अन्य लोग भी रहे हैं। ठीक, तो राजनीतिक अस्थिरता ने, है ना, तो राजनीतिक अस्थिरता ने कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता ने कहीं ना कहीं क्या किया कि समाज को प्रभावित किया। ठीक है, सामाजिक कारण में कुछ दिया, कुछ आर्थिक कारण दिया, कुछ धार्मिक कारण दिया। यानी राजनीतिक अस्थिरता जैसे ही हुआ तो समाज को भी प्रभावित किया, आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित किया, और धार्मिक गतिविधियों को भी प्रभावित किया। देखिए, नेपाल का समाज को यदि आप देखोगे तो नेपाल कि कुल जनसंख्या में 80% से अधिक वहाँ पर क्या है कि हिंदू आबादी है, और 20% में वहाँ पर जो ईसाई है, आपका बौद्ध है, मुसलमान है, और कुछ दलित लोग भी हैं। यहाँ पर 2015 में ही नेपाल में आप लोगों ने सुना जरूर होगा कि एक बार भयंकर भूकंप के चलते वहाँ पर काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। ठीक है, तो उसी नुकसान को कहीं ना कहीं एक विचित्र दशा, दुर्दशा हुआ था नेपाल में 2015 में। तो जो भूकंप के कारण वहाँ पर जो लोग अस्त व्यस्त हुए, है ना, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, सबका कहीं ना कहीं, और लोगों ने जो धन इकट्ठा करके रखा था उसका जिस प्रकार से सर्वनाश हुआ 2015 में, उसको कहीं ना कहीं सुधार करने के लिए सरकार ने क्या किया कि एक राष्ट्र पुनर्निर्माण प्राधिकरण का गठन किया। उसका कार्य था कि आप वहाँ पर जो भूकंप से प्रभावित लोग हैं उसका कहीं ना कहीं आप सहायता करें और उसे कहीं ना कहीं फिर से स्थापित करें। लेकिन जो राष्ट्र पुनर्निर्माण प्राधिकरण का जो अधिकारी लोग था, उन्होंने समाज में कहीं ना कहीं भेदभाव किया, है ना, कार्य किया, लेकिन सामाजिक भेदभाव के साथ, जिसने सामाजिक असमानता को और भी बल दिया। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जिस प्रकार का हिंदू समाज रहा वहाँ पर नेपाल में, वहाँ पर दलितों को कहीं ना कहीं अब भूमि पर मालिकाना हक बहुत कम है, और भी जो वहाँ पर समुदाय है उसको भूमि पर मालिकाना हक बहुत ना के बराबर है। तो यही राष्ट्र पुनर्निर्माण प्राधिकरण के तहत हम लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं नेपाल सामाजिक असमानता के दौर से अभी भी गुजर रहा था।
ठीक है। उसी को हम लोग आप आर्थिक गतिविधि में भी देख सकते हैं। जब राजनीति का स्थिरता होता है तो मैंने पहले ही बताया कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तीनों क्षेत्र में आपको प्रभाव पड़ेगा। यदि समाज में आप परिवर्तन करोगे तो राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा, यानी चारों में से किसी एक में भी यदि आप उलटफेर करोगे तो वह तीनों को प्रभावित करेगा, ना कि केवल वही प्रभावित होगा। यदि आप आर्थिक कारण को देखोगे तो आर्थिक कारण में क्या है कि जब यहाँ राजनीति का स्थिरता चल रहा था तो ऐसे समय में क्या है कि सरकार वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई प्रयास करेगा, है ना। तो इस प्रकार वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ा, ठीक है, और भ्रष्टाचार बढ़ा, जिसके लिए क्या हुआ कि लोग वहाँ पर कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए। और लोग जब बेरोजगार हुए तो वो क्या है कि नेपाल को छोड़कर, है ना, नेपाल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों में आपको नेपाली लोग मिल जाएंगे, है ना। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चल गए हैं, किस लिए? केवल अपने भरण पोषण के लिए। और यहाँ का जो सरकार है वह कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर ही रहा है। अभी सभी लोग अपना अपना सीट बचाने में लगा हुआ है कि मेरा बारी 2 साल के बाद, मेरा बारी 3 साल के बाद, ऐसे में ही रहा, ठीक है। और सामाजिक में एक और यदि तथ्य को देखोगे तो क्या है कि यहाँ पर जो जितने भी राजनेता हैं, है ना, उसके जो फैमिली मेम्बर है, जो उसका बेटा है, बेटी है, वह कहीं ना कहीं विदेशों में कहीं ना कहीं शान शौक का जो जीवन है और पढ़ाई लिखाई या समझ वह लोग पूरी तरीके से कर रहा है। लेकिन यहाँ का जनता कहीं ना कहीं लाचारी, बेबसी, गरीबी, भुखमरी से परेशान है। एक वो राजनेता के बच्चे लग्जरी जीवन जी रहे हैं, जबकि दूसरी ओर यदि देखोगे तो नेपाल का जो जनता है वह कहीं ना कहीं गरीबी के जड़ से वह निकल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। आर्थिक गतिविधि में मैंने बताया। अब आते हैं धार्मिक गतिविधि। थोड़ा देखिए, राज 4 तरह का हो सकता है ना। एक होता है धर्मतंत्र राज, एक होता है धर्म प्रभावित राज, तीसरा होता है धर्मनिरपेक्ष राज, और एक होता है धर्म विरोधी राज। यदि आप नेपाल को रखना चाहोगे तो कहीं ना कहीं आप इसे धर्म प्रभावित राज्य में रख सकते हैं, ठीक है। तो नेपाल जो राज्य है वह धर्म प्रभावित राज्य शुरू से ही रहा है, ठीक है। और ऐसे में कुछ वहाँ पर कार्य भी किया गया है जिसके बदौलत आप समझ भी सकते हो। जैसे कि एक धर्मांतरण विरोधी कानून आया है वहाँ पर, और 80% कहीं ना कहीं वहाँ पर हिंदू है और 20% में सब मिला हुआ है। तो धर्मांतरण कानून के तहत क्या है कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है, यानी हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्म में परिवर्तित ना हो जाए, इसलिए इस प्रकार का कानून लाया गया। और जबकि दूसरा धर्म का लोग हिंदू धर्म में परिवर्तन कर सकता था, ठीक है। एक कारण हुआ। दूसरा कारण क्या हुआ कि जो वहाँ के अल्पसंख्यक थे, है ना, वहाँ के जो अल्पसंख्यक थे उसे कहीं ना कहीं सार्वजनिक जो आयोजन होता है उसमें उसको आने के लिए, है ना, उपस्थित होने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया। साथ ही यदि आप वहाँ के मंदिर को देखोगे, जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पर कहीं ना कहीं जाति आधारित भेदभाव वहाँ पर होता रहा। तीनों कारण हुआ, ठीक है। तो इसके लिए तो यहाँ पर जो भी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारक जो चल रहा था, साथ में यदि सबसे ज़्यादा आग में घी डालने का काम किया तो उसने किया था राजनीतिक अस्थिरता ने। और राजनीतिक कारक के चलते कहीं ना कहीं वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ा, ठीक है। वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार ने उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। और दूसरी तरफ क्या है कि राजनेताओं के जो बच्चे हैं, राजनेताओं के जो फैमिली मेम्बर हैं, वह कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ जी रहा था। यानी एक तरफ क्या था कि राजनेता था और दूसरी तरफ क्या था कि वहाँ का जनता था। यह जनता जो है गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, है ना, अशिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था का लचर प्रदर्शन, कुल मिलाकर यहाँ के लोग दुनिया में कहीं भी जाकर कमा रहे हैं, खा रहे हैं ना। और ये एक साइड क्या है कि राजनेता के जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ के जो राजनेता हैं उसके जो बच्चे हैं, उसके जो फैमिली मेम्बर हैं, कहीं ना कहीं वो लग्जरी लाइफ जी रहा है। कहाँ? नेपाल में, नेपाल के बाहर। और यहीं के संसाधन से, देखिए नेपाल का ही संसाधन से कुछ लोग कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं, और वहीं के संसाधन को नहीं पाने के कारण कुछ लोग क्या है कि गरीबी के दलदल में फंसता जा रहा है। तो यही सब को कहीं ना कहीं दिखाने का काम किया था किसने? जनरेशन जी ने, ठीक है, जैन जी जिसको बोलते हो,
यही वह जनरेशन है जिसने इस सब कारनामे को दिखाया था। कहाँ कहाँ पे दिखाया उन लोगों ने? उन लोगों ने दिखाया उसको यूट्यूब पे, उन लोगों ने दिखाया उसको फेसबुक पे, उन लोगों ने दिखाया उसको इंस्टाग्राम पे। टोटल 26 सोशल साइट मीडिया प्लेटफॉर्म था वहाँ पर, और उसने कहीं ना कहीं यह जो कारनामा कर रहा था उसको कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास किया था जेन जी जनरेशन ने वहाँ के लोगों को, वहाँ के जनता को, कि आप देखिए किस प्रकार का यहाँ का राजनेता लोग, यहाँ का नेता लोग जो है लग्जरी लाइफ जी रहा है ना, अपने शान शौकत को पूरा कर रहा है, और दूसरी ओर नेपाल को की जो जनता है उसको उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया है। ठीक, तो मान लीजिए कि यहाँ का जो राजनेता है और यहाँ का जो जेन जी जनरेशन है यह दिखा रहा किसको? यहाँ के लोगों को, कि आप देखिए एक तरफ राजनेता का क्या हाल है, एक तरफ जनता का क्या हाल है। तो यहाँ पर एक मूवमेंट इस प्रकार का क्रिएट हुआ होगा कि राजनेता लोग कहीं ना कहीं या जेन जी से परेशान जरूर हुए होंगे, क्योंकि अपना शान शौकत कौन छोड़ना चाहेगा? कोई छोड़ो ना छोड़ना चाहेगा। तो यहाँ का जो जेन जी जनरेशन है, यहाँ का जो जेन जी जनरेशन है इस जो राजनेता है इसके कारनामे को कहीं ना कहीं दिखाना शुरू किया, और यहाँ के जो लोग हैं नेपाल के लोग उसको समझाना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि जेन जी जनरेशन जो कहीं ना कहीं पॉपुलर हुआ, उससे भी उन लोगों को अर्निंग हुआ। ठीक है, कुल मिलाकर आज के दौर में सोशल मीडिया एक कमाने का जरिया, एक पॉपुलरिटी का जरिया बन चुका है। तो ऐसा ही कारनामा यहाँ भी हुआ होगा, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं जेन जी जनरेशन से कहीं ना कहीं वह परेशान हो गया। ठीक है, किस लिए परेशान हो गया? क्योंकि इसके सारे जो पोल है खोल के रख दिया था किसने? इसने। ठीक है, तो अगला एक्शन लेगा कौन? यहाँ का जो सरकार है, यहाँ के जो नेता लोग हैं, है ना, उन लोग क्या करेगा कि कहीं ना कहीं जेन जी जनरेशन जिसके माध्यम से लोगों को बता रहा है उसी को बैन करने का प्रयास करेगा, और वही खेल कहीं ना कहीं अब शुरू होगा। ठीक है, और जो जेन जी आंदोलन जो हुआ, जिस प्रकार का नेपाल में घटना घटा, उसका शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हुआ था। ठीक है, तो 28 अगस्त को देखिए, 28 अगस्त 2025 को नेपाल सरकार ने कहीं ना कहीं जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन लोगों को क्या किया कि एक नोटिस भेजा गया कि आप हमारे यहाँ पर यानी नेपाल में क्या है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना एक स्थानीय प्राधिकरण अफसर हैं उसको नियुक्ति करें। ठीक है, साथ ही क्या है कि नेपाल ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन गाइडलाइन जारी किया है, उसे आप फॉलो करें। ठीक, ऐसा करके कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का बात उठाया गया कि आपको यदि यहाँ पर काम करना है तो हमारे अनुरूप काम करना पड़ेगा, अन्यथा आपको हम यहाँ पर काम करने नहीं देंगे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि 7 दिन का समय दिया। उन्होंने क्या किया कि 7 दिन का समय दिया, और 7वां दिन था 3 सितंबर। ठीक है, 3 सितंबर 2025। 3 सितंबर 2025 को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, और 4 सितंबर 2025 को क्या हुआ कि सरकार ने एक घोषणा के द्वारा जो भी वहाँ पर नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी था उसको यह सूचना दिया कि नेपाल में स्थित जितने भी जो नेटवर्क प्रोवाइड करता है, यानी नेटवर्क के माध्यम से ही ना सोशल साइट चलता है, तो नेटवर्क जो प्रोवाइड करता है उस कंपनी को कहीं ना कहीं नेपाल सरकार ने यह आदेश दिया कि आप यहाँ पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जितने भी हैं टोटल 26 को संख्या गिनाया था कि आप उसे बैन कर दीजिए, क्योंकि हमने उन्हें कुछ गाइडलाइन के लिए उसे हम लोगों ने कहीं ना कहीं सूचित किया था, लेकिन वो ऐसा कार्य नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि नेपाल सरकार जो है वह कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने की बात करता है। तो आखिर वह बैन क्यों किया? नेपाल सरकार भी अपना तर्क दिया कि देखिए हमारे देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बैन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फर्जी अकाउंट के माध्यम से कहीं ना कहीं नेपाल की जो राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साइबर अपराध को दिखाया गया। ठीक है,
कुल मिलाकर देखें तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार यह कदम उठा रहा है, ऐसा वहाँ की सरकार का दावा था। लेकिन जो जेन जी जनरेशन है वह सारे बात को समझ रहा था। ठीक है, 4 सितंबर से 8 सितंबर 2025 को 8 सितंबर 2025 को क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी जेन जी जनरेशन के जो लोग थे, जो भी प्लेटफॉर्म जिन प्लेटफॉर्म पे लोग काम करते थे, उन लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर इकट्ठा होना शुरू किया। कहाँ? संसद भवन के सामने। संसद भवन के सामने क्या हुआ? यहाँ पर वह इकट्ठा होना शुरू हुआ। और इसी में से 2 संगठन है, एक है हामी नेपाल, एक है हामी नेपाल, ठीक है, और दूसरा था स्टूडेंट फॉर जस्टिस। दूसरा संगठन था स्टूडेंट फॉर जस्टिस, स्टूडेंट फॉर जस्टिस। वह 2 संगठन कहीं ना कहीं इन लोगों के सपोर्टिंग सिस्टम में आकर खड़ा हुआ। ठीक है, और 8 सितंबर के दिन ही कहीं ना कहीं जब लोगों की संख्या बढ़ा, तो यहाँ पर जो संसद भवन में जो सेना तैनात था, है ना, जो वहाँ पर लोग तैनात थे, जो भी यहाँ पर जो जिस प्रकार का संसद भवन में जिस प्रकार का सुरक्षा का जो एक दायरा होता है, वहाँ पर जो सैनिक तैनात हैं उसको आदेश दिया जाएगा। कब? जब यह भीड़ जब संसद की ओर जब बढ़ेगा। ठीक है, संसद की ओर जब यह भीड़ बढ़ा तो सरकार ने आदेश दिया कि इस पर गोलीबारी चला दो, है ना। देखिए, राज्य में क्या होता है, देश में क्या होता है कि जनता में कहीं ना कहीं असंतोष की भावना उत्पन्न हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं उसका जो वहाँ के लोग हैं आखिर नाराज क्यों हुए, है ना, वह इतना उग्र क्यों हुए, उस कारणों का कहीं ना कहीं पता करना जरूरी है। यदि आप उन कारणों को पता किए बिना ही यदि आप एक्शन ले लोगे, वो भी गलत तरीके से एक्शन। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता था, मान लीजिए आज यह दौर हमें नेपाल में देखने को नहीं मिलता। यदि वहाँ पर जो सरकार है, यदि सरकार चाह लेता कि चलो इससे हम लोग बात कर लेते हैं, यानी समस्याओं का कहीं ना कहीं हल निकाला जा सकता था। वह समस्याओं का हल निकालने का कारण कैसे होता, मान लीजिए बातचीत करके निकालता। ठीक है, मान लीजिए कि यदि जनता उग्र हो गया है ना, जनता कहीं ना कहीं व्याकुल हो गया है, तो क्या कर सकते थे, उस पर हम लोग पानी के बौछार मार सकते थे, है ना। यानी भीड़ को कहीं ना कहीं इतर बितर करने का प्रयास किया जा सकता था। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। बातचीत कर लेते हैं, समस्याओं का हल निकाला जाता। अधिक यदि उग्र हो गया था तो लाठीचार्ज करवा देते हैं, लेकिन नहीं, तरीका निकाला गलत, और वह तरीका था गोलीबारी का। ठीक है, वहाँ के जो सैनिक थे, वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी थे, उन लोगों ने क्या किया कि सरकार के आदेश के तहत वहाँ पर भीड़ पर गोलियां चलाना शुरू किया, जिससे यहाँ पर तकरीबन 19 से 20 लोग जो थे उसकी मृत्यु हो जाता है इसी दिन। ठीक है, और देखिए यहीं से क्या है कि यह भीड़ कहीं ना कहीं अत्यधिक उग्र हो जाता है, और यह उग्र भीड़ क्या है कि नेपाल के चारों ओर छा जाते हैं, और नेपाल के हर एक सरकारी दफ्तर में, हर एक सरकारी भवन में, पीएमओ ऑफिस, सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ जहाँ मिला उसको सरकारी भवन, सरकारी बस, है ना, जेल को तोड़ दिया गया, कैदियों को फरार कर दिया गया। ऐसी घटनाएं घटा वहाँ पर जो राजनेता सत्ता में थे उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जो पहले के नेता थे उसको भी घसीट कर मारा गया है। ऐसा घटना हुआ कहाँ? नेपाल में। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक अव्यवस्था का माहौल क्रिएट हुआ। कहाँ? 8 सितंबर से आगे। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर जो पीएम थे केपी शर्मा ओली, वह कहीं ना कहीं जो अभी बताया जा रहा था कि वह कहीं ना कहीं सेना के संरक्षण में अभी भी हैं वह, और सेना के जो प्रमुख हैं उनके दबाव के कारण कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली ने क्या किया कि रिजाइन दिया, है ना, इस्तीफा दे दिया उसने सेना के दबाव में। ऐसा चर्चा चल रहा है, हालांकि क्या सही है पता नहीं। लेकिन 12 सितंबर को और पीछे आते हैं थोड़ा सा, 12 सितंबर से पीछे क्या हुआ कि मान लीजिए ऐसा माहौल था और केपी शर्मा ओली को कहीं ना कहीं इस्तीफा दिलाया गया, और सेना प्रमुख और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे और जो जेन जी जनरेशन का जो कहीं ना कहीं
जो उसके नेता लोग थे, है ना, प्रमुख नेता जो थे, उन लोगों के बीच में आपस में क्या हुआ कि एक सहमति बना, और सहमति बनने के बाद 12 सितंबर को कहीं ना कहीं सुशीला, एक महिला लेडी है ना, सुशीला कारगी सत नाम है उनका, उनको कहीं ना कहीं एक पीएम के तौर पर अभी स्थापित किया गया है। क्योंकि देखिए देश में अव्यवस्था फैला हुआ है और कानून व्यवस्था को बनाना जरूरी है, या कहीं ना कहीं वहाँ के जो सेना प्रमुख है वह भी इस बात को समझता है। यदि ऐसे ही नेपाल को छोड़ दिया जाए तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो 12 सितंबर को कहीं ना कहीं सुशीला, जो वहाँ की जो महिला है, उनको कहीं ना कहीं पीएम के तौर पर, उसे सुशीला कारगी जी को वहाँ पर पीएम के तौर पर उसे एस्टेब्लिश किया गया। और सुशीला कारगी जी जो हैं वह कहीं ना कहीं पहले भी नेपाल का सीजीआई रह चुके हैं। आखिर सुशीला कारगी जी को ही क्यों नियुक्त किया गया, इस पर भी डिबेट चल रहा है ना। उसके कार्यों को लेकर, उनका जो जिस प्रकार का रिलेशन था, जिस प्रकार का रिश्ता था किसके साथ, जो केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है और जो वहाँ का कांग्रेसी, जो नेपाली कांग्रेसी है, उससे इनका सहमति नहीं हो पाता था। जब वह सर्वोच्च न्यायालय में थी तो उसके और सरकार के बीच में कभी ना कभी मतलब उठापटक चलते रहता था। तो वैसे में सुशीला कारगी जी जो थे वह कहीं ना कहीं देश में जो राजनीतिक अस्थिरता है उसको मिटाना चाहती थी, कब, 2017 से ही, है ना। और वहाँ पर जिस प्रकार का अर्थव्यवस्था था उसको में सुधार चाहती थी, सामाजिक व्यवस्था में सुधार चाहती थी, धर्मनिरपेक्ष राज्य को बनाना चाहती थी, जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए वह प्रयासरत थी। और उसके कार्यों को देखकर कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो संगठन हैं, उन्होंने उसका नाम को कहीं ना कहीं स्वीकार किया। और फाइनली अभी चुनाव तो हुआ नहीं है, चुनाव बाद में होगा, उसके बाद कौन पीएम बनेगा अलग बात है, लेकिन फिलहाल अभी वहाँ पर सुशीला कुमारी जो है वहाँ का भी पीएम बनी है। और जो अभी जो केपी शर्मा ओली है वह कहीं ना कहीं यह जो तमाम घटना घटा उसके पीछे कहीं ना कहीं वह कारण दिखा रहा है किसको, कि भारत ने इसे करवाया है। इनडायरेक्टली बोल रहा है, डायरेक्टली नहीं बोल रहा है ना। उन्होंने एक कथन में कहा कि यदि मैं लिपू लेख, है ना, और काला पानी, यानी सीमा पर जो विवाद हुआ यदि मैं उसे नहीं करता, साथ ही पिछले नेपाल में भी जिस प्रकार का राम मंदिर यहाँ पर बना उसी प्रकार का राम मंदिर कहीं ना कहीं नेपाल में भी बना है। ठीक है, और वहाँ पर जो केपी शर्मा ओली हैं उन्होंने कहा था कि राम जी का जन्म कहीं ना कहीं यहीं पर हुआ है नेपाल में, उसका भी जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि यदि मैं सीमा का जो विवाद है उसको मैं यदि नहीं उठाता तो शायद यह दशा यहाँ पर ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या एक लिपू लेख का मुद्दा रहा कि भारत ऐसा क्यों करेगा, है ना। यदि भारत का पड़ोसी देश यदि अस्थिर हो जाए तो उससे नुकसान किसको होगा, भारत को होगा कि जो पश्चिम के देश हैं, है ना, उसको होगा। यानी राजनीति का अस्थिरता अपने अगल बगल नहीं होना चाहिए, है ना। यदि आपके घर के अगल बगल सबका हालत खराब हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। यानी कि कुल मिलाकर यदि आप देखोगे तो देश का जो पड़ोसी देश है वहाँ पर भी एक मजबूत सरकार होना जरूरी होता है। यदि नहीं हुआ, मान लीजिए वहाँ पर किसी अन्य देश ने कब्जा कर लिया तो फिर उस देश के क्षेत्र में रहकर वह देश कहीं ना कहीं भारत को परेशान कर सकता है ना। या फिर मान लीजिए कि वह आर्थिक कर्जा में ही डूब जाए, है ना, और कर्जा में डूब जाए लीज के तहत, जिस प्रकार का श्रीलंका में घटना घटा। यानी कुल मिलाकर देखें तो राजनीतिक अस्थिरता किसी भी देश के हित के लिए और किसी अन्य देश के हित के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चुनाव होगा नेपाल में, चुनाव होने के बाद सरकार बनेगा, सरकार बनने के बाद फिर अब जिस प्रकार का कार्य है किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी सुशीला जो कारगी हैं वही अभी पीएम बनी है। और सुशीला कारगी जो पीएम बनी उस पर भी संवैधानिक डिबेट चल रहा है वहाँ पे, कि जब संविधान में ऐसा वर्णन ही नहीं है तो आपने क्यों ऐसे पीएम के तौर पर नियुक्त किया। हालांकि यह एक डिबेट है, चलेगा। ठीक है, तो देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं जो वहाँ नेपाल को छोड़कर यदि हमारे देश का भी बात करोगे तो क्या है कि एक व्यवस्थित सरकार, है ना,
एक मानक के रूप में कार्य करना चाहिए। यदि जनता उग्र हो जाए, यदि वह हुंकार भरने लगे तो सत्ता को उखाड़ फेंकने में उसे देर नहीं लगेगा। ठीक है, तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही।